ओके। तो डीआईएलआर को लेके मार्केट में एपिक लेवल कंफ्यूजन है। ठीक है। रैंडम चीजें चल रही हैं कि भाई 2000 सेट सॉल्व कर लो। ठीक है। 2000 सेट सॉल्व कर लो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कई 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 लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैंने मैंने 2000 सेट सॉल्व कर लिए, लेकिन फिर भी मेरा 2 सेट नहीं हुआ। कन्वर्जन रेशियो दिख रहा है कि 2000 करने के बाद भी कैट में 2 सेट नहीं निकल रहा है। That is one major issue that a lot of people face. A major problem that people face in DILR is unlike QA, आपका यहाँ पे बहुत क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक के अंदर आपको पता है कि देर इज एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियोज। उसके अलावा आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, मिक्सचर एलिगेशन है, फिर आपका टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। करेक्ट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है आपके क्यूए के अंदर। अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत क्लियर कट पता है कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक से आएगा, उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा से आएगा। डीआईएलआर के अंदर नहीं पता। डीआईएलआर के अंदर सामने वाले के मूड के ऊपर है। ऑपरेशंस वाला अगर पेपर सेट करेगा तो रूट्स एंड नेटवर्क्स डालेगा, स्केड्यूलिंग डालेगा। अगर स्ट्रैटेजी या कंसल्टिंग का प्रॉफ कर रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स को ज़्यादा डालेगा, उसमें आपको पजल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से आईटी, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन से है तो वो आपका केसलेट ज़्यादा डालेगा, बिकॉज वो डेटा ओरिएंटेड सेट्स ज़्यादा करता है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से चलता है। पेपर सेटर्स जो होते हैं जनरली उनका एक टच आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। 2023 का पेपर अगर आप देखो, आईएम लखनऊ ने पेपर बनाया था, उस पेपर के अंदर आपको ज्यादातर ऑपरेशंस के अंदर आपको स्केड्यूलिंग सेट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स के सेट्स ज्यादा देखने को मिले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। खैर, ये ऑब्जर्वेशन तो बेसिकली हम लुकिंग बैकवर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या आएगा। तो फिर डीआईएलआर के अंदर क्या करना है? देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डीआईएलआर के अंदर व्हाट वी रियली नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और रादर वैरायटी। सो व्हाट डू आई रियली मीन बाय वैरायटी? अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपके किसी भी टॉपिक के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट एनी एलिमेंट ऑफ डीआईएलआर, इट हैज सम सब वैरायटीज। आपके कुछ बड़े ही यू नो प्रॉपर एंड प्रॉपरली डिफाइंड सब वैरायटीज हैं। उन्हीं सब वैरायटीज के अंदर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के बारे में बात करें, किसी ने मेरा ये वाला सेशन पहले अटेंड किया है तो मुझे बता सकता है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर क्या सब वैरायटीज होते हैं। एनीबडी, कोई भी एक दो सब वैरायटी बता दो। एनी सब वैरायटी दैट यू वांट, पीपल हु हैव, जिन्होंने लास्ट सीजन के अंदर प्रिपेयर किया हो, आप बता सकते हैं कि क्या क्या सब वैरायटीज हैं। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने एकदम ठीक बोला है चैट के अंदर। सीड बेस्ड होता है। ओके। और क्या होता है? राउंड रॉबिन। ओके। राउंड रॉबिन हो गया, और बताओ? सीड बेस्ड हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, और बताओ? नॉकआउट एलिमिनेशन, और बताओ? डबल राउंड रॉबिन भी अदिति राउंड रॉबिन में ही आ जाएगा। डबल ट्रिपल जो करना है करो, सब उसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आपका है डबल एंट्री। ठीक है। डबल एंट्री टाइप, डबल एंट्री मैट्रिक्स टाइप, नॉकआउट एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन, सीड बेस्ड, और बताओ? इसके अलावा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर पॉइंट्स बेस्ड, बिल्कुल बहुत बढ़िया रितिका, वेरी गुड। पॉइंट्स बेस्ड। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेस्ड पजल्स। इसके अंदर आपका कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती हैं, जैसे कॉइन पिकिंग पजल आ गया। ठीक है। अब उठाओ कैट का 2017 से लेके 24 तक का पेपर, देखो इसके बाहर कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। आप 2017 से लेके 2024 तक का पेपर उठा लो, वो भी आपको हमारे डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, डू लेट अस नो। ठीक है। 2017 से 24 का पेपर उठाओ, तुमको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर इसके बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऑल्दो बहुत क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी राउंड अबाउट अपने को पता है कि क्या करके जाना है। इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब ऐसा नहीं कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का प्रपोर्शन ही ज्यादा होगा। वो चीज डीआईएलआर को थोड़ा और अनसर्टेन बनाता है। जैसे क्वांट्स में तुम्हें मालूम है कि अरिथमेटिक ज्यादा आएगा,
उसके बाद अलजेब्रा आएगा, उसके बाद तुम्हारा ज्योमेट्री आएगा, फिर मॉडर्न मैथ्स आएगा, नंबर सिस्टम आएगा। इसी ऑर्डर में तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो चीज डीआईएलआर के अंदर नहीं, तो और अनसर्टेन बनाता है, लेकिन उतना भी अनसर्टेन नहीं है कि एकदम ही नहीं पता कि क्या होने वाला है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत ही फिक्स्ड सब वैरायटीज हैं। आप पिछले 8 साल 10 साल का पेपर उठा के देखो, आपको वही सब वैरायटीज मिलेंगे। तो अपने को करना क्या है डीआईएलआर में? डीआईएलआर के अंदर हमें वैरायटीज के ऊपर ध्यान देना है, और डीआईएलआर को बकेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, rather than jumping into mixed problems. ठीक है, initially what you should do is try to understand the core buckets, and how do you truly approach in these buckets is what is the first point of attack। सबको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस इज कि मुझे हर एक वैरायटी के अंदर सब वैरायटीज देखने जरूरी है, और वो सब वैरायटीज हमें आइडेंटिफाई करने हैं। सब वैरायटीज के अंदर मैं इनफैक्ट आपको ये भी कहूंगा, तुम्हें कितने लोगों को बचपन में याद है कि यूनिट टेस्ट की नोटबुक होती थी पतली वाली? ठीक, पतली वाली नोटबुक होती थी यूनिट टेस्ट की। यूनिट टेस्ट लेके हम जाते थे, उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या करते थे कि मोटे वाले नोटबुक के पन्ने फाड़ के यूनिट टेस्ट की नोटबुक बना देते थे, अगर लेके नहीं गए हो तो वो जो टेस्ट वाली कॉपी होती थी ना, आप भी पतले नोटबुक्स बनाओ हर एक, मैं कहूंगा हर एक सब वैरायटी के लिए। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के लिए बना दो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर भी आप अलग अलग कैटेगरीज को उसमें नोट करते हो जाओ। हम जब सेशंस के अंदर जाएंगे, जब आपका डीआईएलआर बूस्टर 1 होगा, बूस्टर 2 होगा, बूस्टर 3 होगा, बूस्टर 4 से सब कुछ मिक्स होने लगेगा। बूस्टर 3 तक हम बहुत क्लियरली आपको बताएंगे, इनफैक्ट पीवाईक्यूज में भी बहुत क्लियरली बताएंगे कि कौन सी सब वैरायटी है, ताकि आप सब वैरायटीज को बहुत क्लियरली समझें। और हर एक सब वैरायटी का थोड़ा बहुत अप्रोच जो होता है ना, वो प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, तो पूरे पूरे सेट, आपको पूरा सेट लिखने की जरूरत नहीं है स्तुति। आप सिर्फ बूस्टर का कौन सा क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, या आप डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है वो देख लिख सकते हो। ठीक है, डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है डेली प्रैक्टिस पेपर का वो लिख लो, या फिर बूस्टर का कौन सा सेट है वो लिख लो। अगर ज्यादा पैशनेट हो तो प्रिंट करा के लगा दो, और ढेर सारा टाइम है तो लिख भी सकते हो, क्या दिक्कत है? कोई खराबी वाली बात थोड़ी है। ठीक है, मतलब बहुत लोग हैं जो बहुत शिद्दत से करते हैं डीआईएलआर, और दिस इज समथिंग जो कि आप 2 महीने में, अगर आप 2 महीने रिलीजियसली करो, आप काफी इंप्रूव कर लोगे। पहले महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि सारे सब वैरायटीज में कम से कम दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स करने, ये पहला आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कि सारे सब वैरायटीज में दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स कर लिए। तो मैंने राउंड रॉबिन देख लिया, पॉइंट बेस्ड देख लिया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर डबल एंट्री मैट्रिक्स देख लिया। सिमिलरली अगर अरेंजमेंट के अंदर आए, फिर आपके गिवन गिवन ही वैरायटीज हैं। अरेंजमेंट के अंदर आपको लीनियर देखने मिलेगा, सर्कुलर देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिक या टेबल या मैट्रिक्स टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको स्केड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग देखने को मिलेगा। तो ये आपके 5 सब वैरायटीज हैं। फिर से 2017 से 24 का पेपर उठाओ, इन्हीं 5 के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे, तो आपको इन्हीं सब वैरायटीज के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड देयरफॉर हमें भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली चलना है। पहले अपने आप को प्रॉपरली बिल्ड कर लेना है, एंड देन मिक्स्ड पजल सॉल्व करने हैं। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करिए। ओके, तो ये तो हो गई बात इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्लानिंग। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि स्टार्ट विथ वैरायटीज, अंडरस्टैंड द वैरायटीज प्रॉपरली, और हर एक वैरायटी के अंदर क्या अप्रोच हम ले रहे हैं उसको प्रॉपरली समझ लेना। ठीक है, क्लियर है? तो वो जो आपके जो हम अप्रोच ले रहे हैं, वो अप्रोच को प्रॉपरली समझ लेना कि भाई डबल एंट्री मैट्रिक्स में क्या अप्रोच ले रहे हैं। ठीक है, या अगर कॉइन पिकिंग पजल कर रहे हैं तो क्या अप्रोच लेते हैं, कैंडल स्टिक अगर ग्राफ करते हैं तो क्या अप्रोच लेते हैं। वो अप्रोच को पहले प्रॉपरली समझना जरूरी है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये हो गया आपका इनिशियल थॉट प्रोसेस। ओके, अच्छा अब चलते हैं कहानी में आगे। ठीक है, सेट थियरी है। सेट थियरी आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अच्छा, अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल
सो बेसिकली जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ हमने अभी जो फॉर एग्जांपल द न्यू ग्रुप विच हैज स्टार्टेड, हम DILR के सारे सब वैरायटीज तुम्हारे पास शेयर करेंगे। वो सारे सब वैरायटीज तुम्हारे पास पहले से ही होंगे, ठीक है। एंड एज वी कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द DILR क्लासरूम, जो आपके DILR के सेशंस होंगे लिटमस के अंदर, हम हर एक सेट में आपको बताते हुए भी चलेंगे कि कौन सी सब वैरायटी है, ताकि आप उसको प्रॉपरली टैग करते हुए चलो। पहले 1 महीने प्रॉपरली टैग करो, समझो अप्रोच को प्रॉपरली। उसके बाद यू विल स्टार्ट गेनिंग इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आपको खुद भी समझ में आने लगेगा, अच्छा ठीक है, डबल एंट्री होता है ना, मोटा मोटा यही अप्रोच रहता है। अच्छा, कौन से सिनेरियो में डबल एंट्री लगता है? जब हमें इंडिविजुअल गेम्स का अगर कैलकुलेट करना हो आउटकम, तो डबल एंट्री लगता है, ये अपने को पता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वाली सब वैरायटी के अंदर कौन सा अप्रोच हमें लेना है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू डू। सो डू नॉट सॉल्व DILR सेट्स रैंडमली। बहुत लोग यही गलती करते हैं हर साल, 700 800 900 सेट सॉल्व करने के बाद भी 2 सेट सॉल्व नहीं होता है एग्जाम के अंदर। तो वो गलती ना करें, सारे सब वैरायटीज को प्रॉपरली समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एरिया तुम्हारा स्ट्रेंथ है और कोई एरिया एकदम ही, मतलब चाहे गधा क्वेश्चन आ जाए तुमसे सॉल्व नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए। आई शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन एवरी डिपार्टमेंट, दैट इज द कोर ऑफ DILR प्रिपरेशन। आई एम होपिंग ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। सो नॉट द क्वांटिटी फोकस बट द क्वालिटी। क्वांटिटी तो हम करेंगे ही, DPPs के अंदर, DILR के बूस्टर्स के अंदर, ठीक है। आपके काफी सारे सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड देन PYQs ऑल्सो, एंड देन मॉक्स ऑल्सो, ठीक है। ढेर सारे देखेंगे क्वेश्चंस, लेकिन सब वैरायटीज को हर एक को प्रॉपरली आपको समझ के चलना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर चल रहा है? समबडी सेइंग के इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं DILR में। नॉट रियली। इस सीजन के अंदर अपने पास वी हैड more than 1499.5 प्लस परसेंटाइलर्स इन DILR ऑल्सो। एंड उसके अंदर ऐसा नहीं कि सारे ही इंजीनियर्स हैं, नॉन इंजीनियर्स भी हैं। आई वुड से कि लगभग लगभग 40-60 टाइप स्प्लिट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बट आई हैव टू चेक दैट नंबर इन टर्म्स ऑफ द स्प्लिट। सो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी, अच्छा फॉर एग्जांपल लेट्स से लास्ट टू लास्ट ईयर का जो अपना टॉपर था, काव्यांश गुप्ता, 99.91 परसेंटाइलर, आपका MBA लिटमस का टॉपर लास्ट टू लास्ट ईयर का, ही ही गॉट अ 99.99 इन DILR। वो तो नॉन इंजीनियर लड़का है, वो इंजीनियर थोड़ी है। तो पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि नॉन इंजीनियर्स आपके नंबर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। नॉन इंजीनियर्स भी आपके नंबर लेके आएंगे, एंड सच पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू बी योर बडीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल मूव इन टू द प्रिपरेशन, ऐसे खतरनाक लोग आपके और ग्रुप्स में भी ऐड होंगे, जो आपको ग्रुप के अंदर भी और इंटरेस्टिंग सेट्स करवाते रहेंगे। तो क्वांटिटी तो काफी हो जाएगा, लेकिन वैरायटी के ऊपर अच्छे से स्टार्ट से ध्यान दे देना। यहाँ तक सबको साथ थॉट प्रोसेस समझ में आए? कंफर्म करो एक बार फटाफट chat में। इज एवरीथिंग सो फार एब्सोल्युटली क्लियर? बताओ, ठीक है ना। इस सीरियस कॉन्वर्सेशन में एक बड़ा अच्छा सा मीम मिस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो सैल्मोन बॉय का है। सैल्मोन बॉय जो जो अलग लेवल एक्टर है ना, ठीक है, वो मैं कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें ऑलरेडी पता है, नेक्स्ट लेवल है ना। पर वैसे काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। DILR के अंदर अगर तुम स्टार्ट से एफर्ट मारोगे, तुझे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में तुम्हें काफी इंप्रूवमेंट फील होगा। यू विल फील अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन 2 महीने तुमको रिलीजियसली प्रॉपरली चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, DPP करना पड़ेगा, तुम्हारे DILR के बूस्टर्स प्रॉपरली करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि खाली क्लास में हो रहा है तो सुन के चले गए, खुद भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बूस्टर 2 में मिक्स्ड सेट्स हैं आदित्य, लेकिन हर एक सेट में हम बताते हैं कि कौन सी वैरायटी है जब हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज बूस्टर 2 का बूस्टर 3 का सारा सेट हम क्लासरूम में सॉल्व करवाते हैं। तो उसमें बताते हैं कि भाई ये कौन सा वाला वैरायटी है, ये कौन सा वैरायटी है, ये डबल एंट्री है, ये कॉइन पिकिंग पजल, वो सब बताते हैं। तो आई एम होपिंग कि हम नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? समझ में आ गया, सब वैरायटी करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट, सब लोगों ने जो इनिशियल फाउंडेशन सेशंस हैं वो करे हैं। जो आपके फाउंडेशन सेशंस हैं, फाउंडेशन के अंदर आपके 14, देर आर 14 वीडियोस
ऑन योर डैशबोर्ड। सब लोगों ने कर लिया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर। कितने लोगों ने वो 14 के 14 वीडियोस निपटा दिए हैं? एक बार यस लिखो, और ओपन यस लिखो भाई, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, यस तो मतलब ओपन यस, नो तो नो, कोई बात उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से, तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका। डीआईएलआर का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अच्छा, कितने नॉन इंजीनियर्स हैं वो कंफर्म कर दो फटाफट चैट में, हाउ मेनी नॉन इंजीनियर्स हियर? कुछ नॉन इंजीनियर्स भी होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। कितने नॉन इंजीनियर्स हैं? ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। एक सेक्शन जिसके अंदर तुम बहुत तगड़ा सॉल्व फाड़ सकते हो अगर तुम नॉन इंजीनियर हो, वो है डीआईएलआर। पहले ऐसा नहीं था। पहले डीआईएलआर बहुत ज्यादा इंजीनियर डोमिनेटेड होता था। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि लास्ट टू लास्ट ईयर का जो टॉपर था लिटमस का, वो 99.99 था तुम्हारा डीआईएलआर के अंदर। ठीक है, इस सीजन में अपनी एक स्टूडेंट है श्रेया गुप्ता करके, 99.77 परसेंटाइलर, कैट 2024। ठीक है, तो श्रेया गुप्ता भी बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर टाइप की कैंडिडेट है। ठीक है, शार्प शूटर इसलिए क्योंकि इसने 23 वाले टाइम पे एक्सएलआरआई एचआर छोड़ दिया था। एक्सएलआरआई एचआर छोड़ दिया। ठीक है, कि नहीं मैं एक्सएलआरआई एचआर नहीं, नो नो नो, नो रंगोली प्लीज। ठीक है, काफी काफी लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा मत कर मत कर, उसने बोला ना ना ना, अपने को भाई मांगता है टॉप आए हैं हम। ठीक है, मारा इस बार 99.77। और कॉन्फिडेंस एक खतरनाक देखना चाहते हो? खाली कैट एग्जाम दिया था और कोई एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, ये दैट हाउस दैट फॉर, आई डू नॉट ऑनेस्टली, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ इट। आई डू नॉट रिकमेंड दैट टू एनी स्टूडेंट। आई रिकमेंड कि भाई तुम सारे एग्जाम्स लो। ठीक है, दैट इज माई रिकमेंडेशन। आई शुड नेवर बी कोटेड इनकरेक्टली। माई रिकमेंडेशन ऑलवेज इज कि भाई, ठीक है, इस ईयर कहाँ गए वो हम अभी बता नहीं सकते हैं। प्राइमर जब तक स्टूडेंट हमें अपने एंड पे कॉन्फर्मेशन नहीं देगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल उनके मन में रहता है, घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा सब कुछ प्रॉपर हो जाए हाथ में, ठीक है, सब कुछ एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाए तभी बताया करो। तो मुझे पता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो मैं बताऊंगा अलग से। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम को फॉलो करते हुए चलो, सबके रिजल्ट्स उसके ऊपर तुम्हें दिखते चले जाएंगे जैसे ही हमें उनके एंड से नोटिफिकेशन मिला है। बिकॉज देखो ऑनेस्टली, हर एक स्टूडेंट के विल का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको हेल्प कर दिया रिजल्ट लाने के लिए तो आप ही का रिजल्ट है। उसका 90% तो उसी का कंट्रीब्यूशन है, दिन रात पढ़ाई तो वही कर रहा है ना। तो पॉइंट इज, ऑब्वियसली स्टूडेंट जो चाहता है उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ, जितना मेरे पास अप्रूवल है बोलने का उतना तो मैं बता सकता हूँ। तो 99.77 परसेंट टाइलर, कैट 24। खतरनाक बात बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने प्लान आपको बताया, एग्जैक्टली सेम प्लान इन्होंने फॉलो किया लास्ट ईयर। इन्होंने डीएलआर में लास्ट ईयर अटेम्प्ट करे थे 18 क्वेश्चंस, और इनके आए हैं 54 मार्क्स। है ना मजेदार बात? 18 अटेम्प्ट है, 22 क्वेश्चंस थे टोटल, 22 में 18 अटेम्प्ट, 54, 100% करेक्ट। कुछ गलत नहीं है, जो कर दिया सब सही है। फिर से 99.99। तो पॉइंट इज कि 99.99 तो लगातार हम लेके आ रहे हैं अक्रॉस। अगर फॉर एग्जांपल हम पिछले सीजन्स के रिजल्ट्स देखेंगे तो, एंड ओनली थिंग, वी विल ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ब्रिंगिंग देम इन ऑल्सो। तो टॉपर्स के साथ भी आपके सेशंस होंगे। और one thing which a lot of elements that I am also talking about is effectively something which they have also followed। ठीक है, कि उनका भी जो थॉट प्रोसेस है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। ठीक है, बट डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स। अगर आप अगर कॉन्फिडेंट भी हो तो भी सारे एग्जाम्स लेने का, ऐसा नहीं कि भाई अरे खाली कैट देने, वो नहीं। उसमें रिस्क भी है। अब देख पे आओ, अब किसी के केस में चल गया तो चल गया, बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वो रिस्क मैं कभी नहीं रेकमेंड करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, सो अब फाउंडेशन सेशन तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। सब लोगों ने इसको पहले प्रॉपरली करना है। मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, आप बेसिक परसेंटेजेस, फ्रैक्शन टेबल, आपके आपके जो डैशबोर्ड्स हैं। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर जो टॉपिक या जो कंटेंट आएगा बहुत स्ट्रीमलाइंड आएगा। ठीक है, हमारा डेडिकेटेड मॉक पोर्टल है, सारा का सारा मॉक उसके ऊपर होगा, टेस्ट उसके ऊपर होगा।
ठीक है। इसी वीक में जनता, वी आर ऑल्सो ऑल सेट फॉर द फर्स्ट मॉक। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, लास्ट ईयर के टॉपर, इस साल के टॉपर्स ने अपना पहला वाला मॉक ले लिया है, बहुत बढ़िया। पहला मॉक मजेदार बन गया है, मैंने भी कर लिया है। आई हैव ऑल्सो डन इट, सो आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। सो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो एंजॉय। तो अपना पहला मॉक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट विथ फाउंडेशंस एंड डू योर फाउंडेशन सेशंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। ठीक है। अगर यहाँ पे फाउंडेशन सेशंस के अंदर आपने अच्छा नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी। कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आप डीआईएलआर में क्यों फोड़ सकते हो? एनीबडी हु वुड वांट टू पार्टिसिपेट एंड टेल अस द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या बदला है? अगर हम पिछले 10 साल में देखें कैट के अंदर, व्हाट हैज चेंज्ड सो ड्रामेटिकली कि अब डीआईएलआर में, पहले ऐसा होता था कि भाई क्यूए में इंजीनियर लीड कर रहा है, वीआरसी में नॉन इंजीनियर लीड कर रहा है, और डीआईएलआर में भी इंजीनियर। तो इंजीनियर को बड़ा एपिक फायदा हो गया क्योंकि वो क्यूए और डीआईएलआर दोनों में भाग रहा है। लेकिन धीरे धीरे कैट वालों ने क्या किया कि डीआईएलआर में डीआई का कंपोनेंट मार दिया। ठीक है, डीआईएलआर का कंपोनेंट एकदम खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म है अब। ठीक है, अब प्योर प्ले डीआई का सेट आता ही नहीं है। डीआई का सेट आता है एलआर के साथ में। ठीक है, आपके केसलेट्स आते हैं, है ना, डीआई एलआर कंबाइंड सेट्स। अब डीआई डेडिकेटेड सेट नहीं आता है। इस बार एक डीआई डेडिकेटेड सेट आया था 2024 वाले में, फिर से। तो आई एम कैलकाटा का काम है सरप्राइज कर देना। ठीक है, आप इंटरव्यू में जाओगे, आई एम कैलकाटा के, वो आर्ट्स वालों से स्टैटिस्टिक्स पूछ ले रहा है। आर्ट्स वाला गया और उसको स्टैटिस्टिक्स पूछ रहा है। ठीक है, वो भी सोच रहा है कि मैं क्या गलती कर दिया भाई, आई एम कैलकाटा का इंटरव्यू देके। ठीक है, कि मैं तो लाइफ में कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, आर्ट्स वाले को, बीबीए वाले को स्टैट्स पूछ रहा है। ठीक है, ये तो खतरनाक ही हो जाएगा। एनीवेज, तो इस बार फॉर एग्जांपल अपना आई एम कैलकाटा ने डीआईएलआर में डेडिकेटेड डीआई सेट दिया, बहुत टाइम बाद डेडिकेटेड डीआई सेट। ठीक है, डेडिकेटेड डीआई सेट कौन सा? कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट हमने ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले ही, ठीक है, कैंडल स्टिक का बड़ा एक ब्यूटीफुल सा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, आज रात को सोने से पहले चेकआउट कर लेना। ठीक है, क्या पता आ गया। यही चीज मैंने लास्ट ईयर भी बोली थी, कुछ लोग करके गए थे। जो लोग कैंडल स्टिक चार्ट लास्ट ईयर करके गए थे उन्होंने बड़े आराम से सॉल्व किया कैंडल स्टिक। ये सब कुछ अपन लोगों ने किया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट सब वैरायटीज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अच्छा कैंडल स्टिक आ गया, कोई बात नहीं, देखा हुआ है, करा हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो देख लेना आज रात को सोने से पहले ऑन दी लिटमस यूट्यूब चैनल, तुम्हें कैंडल स्टिक मिल जाएगा। अच्छा, सबको समझ में आया? तो अगर तुम नॉन इंजीनियर है तुम मचा सकता है, बिकॉज एलआर में क्या लगता है, एलआर में लॉजिकल थॉट प्रोसेस। अब इसमें तुम इंजीनियर नॉन इंजीनियर कर रहा है तो फिर तुम इलॉजिकल है, बिकॉज एलआर में इंजीनियर नॉन इंजीनियर नहीं है। आप भी बेसिक कॉमन सेंस लगा सकते हो, आप भी पजल सॉल्व कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू रियली रिक्वायर हियर इज एन अप्रोच। ठीक है, अप्रोच इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? फाउंडेशन सेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, फाउंडेशन सेशंस करने के बाद डीआई बूस्टर वन, एलआर बूस्टर वन, डीआई बूस्टर वन और एलआर बूस्टर वन आपके डैशबोर्ड पे है। फाउंडेशंस करने के बाद डीआई एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई बूस्टर वन और एलआर बूस्टर वन करना है। डीआई बूस्टर वन और एलआर बूस्टर वन में किस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसकी झलकी मैं पहले आपको थोड़ा दिखा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसके बाद आपको जाना है डीआईएलआर बूस्टर टू की तरफ, और इसके पैरेलल डीआईएलआर के डीपीपीस चलते रहेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल फिर मॉक्स चलेंगे, इसके पैरेलल तुम्हारे डीआई और एलआर के टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि डीआई और एलआर बूस्टर वन में किस टाइप के सेट्स हैं, किस लेवल के सेट्स हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई स्टार्ट कर रहे हैं सीधा फॉर एग्जाम्पल खतरनाक डबल एंट्री, नहीं। बेसिक से चालू करो और धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, धीरे धीरे सब वैरायटीज को आइडेंटिफाई करो। पहले सेट के लिए कितने लोग यहाँ पे तैयार हैं? पहले फटाफट चैट में लिखो एक बार फटाफट क्विकली, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पहला सेट। मैं आपको पहला सेट दिखा रहा हूँ बूस्टर वन लेवल का। बूस्टर वन लेवल मतलब बेसिक लेवल, स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। ठीक है, तो वो है डीआई बूस्टर वन, एलआर बूस्टर वन। आज रात को सोने से पहले एक बार देख लेना।
ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि रात को खत्म कर दो, ठीक है, बट हैव अ लुक एट इट बिफोर यू स्लीप, ओके। लेट मी टेक यू टू अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मैं आपको एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूँ। हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। एवरीबॉडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग विद DILR, okay, I would request you to please take a quick minute and try solving this problem. ऑलराइट, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया, मजा आया, ठीक है। DI बूस्टर 1 और LR बूस्टर 1 जो है वो तुम्हारा फाउंडेशन के साथ में कनेक्टेड है,
ठीक है। फाउंडेशन तुमने अगर अच्छे से किया तो डीआई बूस्टर वन और एलआर बूस्टर वन तुम्हें एकदम केक वॉक लगेगा। ठीक है। ये तुम्हारा लेवल वन है। फिर तुम्हारा बूस्टर टू और बूस्टर थ्री आता है, जो कि तुम्हारे को 1.5 पे लेके जाता है। फिर फोर फाइव सिक्स सेवन आता है। ठीक है। जो कि तुमको डीआईएलआर में बूस्टर टू से 2.5, लेवल टू से 2.5 इतना बहुत है कैट के लिए। अगर आप 2.5 लेवल तक जा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो 2 से 2.5 आपको फोर फाइव सिक्स सेवन जो बूस्टर्स आएंगे उसके अंदर देखने को मिलेगा। बूस्टर टू बूस्टर थ्री आपका 1.5 लेवल पे। इसके अलावा हमने प्रॉपरली पीवाईक्यूज भी करने हैं, हमें मॉक्स के सेट्स भी करने हैं, डीपीपी के सेट्स भी करने हैं। ठीक है। इतना काम करने से अपने को एक अच्छा डेप्थ भी मिल जाएगा और विड्थ भी बढ़िया मिलेगा। ठीक है। अब इस वाले के अंदर हम यूटिलाइज करेंगे फाउंडेशन का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट। कितने लोगों ने गेस कर लिया है एक बार जरूर चैट में बताएंगे। ठीक है। साहिल बोल रहा है AWM। कुछ लोग होते नहीं जो पबजी से बाहर ही नहीं निकले आज तक, वो मेरे टाइप के ही है। ठीक है। पर पबजी में ही है अभी। ठीक है। अभी चल रहा है इधर, इधर BGMI हो चुका है, तुम पबजी में लगा हुआ है। AWM नहीं है, AMM है। AMM ऑल्सो नोन एज द अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड आपको फाउंडेशन सेशंस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो एवरेजेस यूज करते हैं, एवरेजेस के लिए हम यूज करते हैं स्पेशली डीआई बेस्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है। जहां पे हम नॉर्मल तरीके से एवरेज नहीं निकालते। नॉर्मल तरीका एवरेज निकालने का क्या है कि क्वांटिटी आपका सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही होता है ना, सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लेकिन आपके जहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से इंटेंसिव हो, नंबर्स थोड़े से डेसिमल वाले हों, उस सिचुएशन में AMM ना सिर्फ फास्टर है बट सेफर भी है, क्योंकि इसमें आपके कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। अब लेट स्टार्ट विद एब्सोल्यूट बेसिक्स। फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजेदार है। देखो, सबसे पहले इफ यू लुक एट दिस, पहले तो नंबर्स ले लेते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स आपके थाउजेंड्स में हैं। ठीक है। मतलब हम 100 वाला पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट नंबर नहीं लेके चल रहे हैं, हम इनटू 100 वाला एलिमेंट लेके चल रहे हैं। देखो, यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले लो, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। अप्रोक्स क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। 26 27 के आसपास यहाँ पे बन रहा है, तो 27 ले लेते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, ये वाला नंबर आपका 37 38 के आसपास है, 38 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली मिडवे है, 20 30 के बीच में, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इसको 25 या 26 ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। 26 ले लो, आपको ठीक लगता है तो 25, ठीक लगता है तो 25 ले लो। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है देखो, 34 के आसपास आ रहा है। ये वाला देखो 32 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर है, अगेन 43 के आसपास आ रहा है, 50 के आसपास आ रहा है, और ये 32 के आसपास आ रहा है। अप्रॉक्स नंबर्स ले लिए हम लोगों ने। यहाँ तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है। अब यही वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन बनाने में भी थोड़ा बहुत, बनाने वाले ने भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा कि अगर इंसान थोड़ा बहुत बेसिक मिस्टेक भी कर दे तो भी आंसर ठीक ही आ जाए। उतना दिमाग लगा के बनाया क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने वाले ने। तो अब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड ये बोलता है कि पहला स्टेप लो, अज्यूम अ मीन। एक मीन अज्यूम कर लो। कौन सा मीन अज्यूम करना चाहिए इस केस में, एनी आइडियाज दोस्तों? ठीक है, गैस। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। मान ले कि हम 32 ही ले लेते हैं। हमने अपना मीन अज्यूम कर लिया 32। ठीक है। बाद में पता चलेगा कि 32 क्यों किया था। ठीक है। जैसे थ्रिलर में होता है ना, लास्ट में पता चलता है कि किलर कौन है। ठीक है, वैसे ही लास्ट में पता चलेगा कि 32 क्यों लिया था। ठीक है। पहले कर लिया हमने अज्यूम अ मीन। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, टेक डिफरेंस विथ अज्यूम्ड मीन। हर एक नंबर का अज्यूम्ड मीन के साथ में डिफरेंस ले लो। अब अगर 27 - 32 करेंगे तो क्या आएगा बोल। 27 - 27, अज्यूम्ड मीन है 32, यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है। यहाँ पे आ गया -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 43 है तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपका 50 है तो 18 आ जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, टेक डिफरेंस विथ अज्यूम्ड मीन। थर्ड स्टेप तुम्हारा ये बोलता है कि आपके डिफरेंसेस का एवरेज ले लो। टेक एवरेज
ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंसेस आए हैं उनका एवरेज ले लो। तो अब जरा देखते हैं कि क्या एवरेज बनता है। यहाँ पे देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई यहाँ पे -5 और -7 मिला के -12 तो यहीं पे हो जा रहा है। तो -12 है, +6 हो गया तो -6 बचा, -6 बचा। और इस यहाँ पे क्या नंबर बन रहा है, यहाँ पे नंबर बन रहा है 31। 31 और -6 मतलब क्या हो गया, 25। और कितने सेट्स हैं यहाँ पे, डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8। तो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू बना, 30, यहाँ पे 3 अप्रोक्सीमेटली 25। ठीक है, 3.125, 3.125। तो ठीक है, 3.1 ले लेते हैं। ठीक है, फाइनली तुम्हारा एवरेज ऑफ डिफरेंसेस क्या आ गया, 3.1 आ गया। फाइनली आखिरी स्टेप है तुम्हारा इसमें, ऐड 1 एंड 3। ऐड 1 एंड 3 मतलब अज्यूम्ड मीन के साथ में एवरेज ऑफ डिफरेंसेस को ऐड कर दो, तो तुम्हारा फाइनल एवरेज बन जाएगा। तो फाइनल एवरेज एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, 35.1। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअली एरर करने का चांसेस क्यों कम हो जाता है, बिकॉज अब आप छोटे नंबर से डील कर रहे हो। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ना, तो वो एरर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर बड़े नंबर्स में तुम थोड़ा सा एरर कर दो, एक नंबर यहाँ वहाँ कर दो, तो वो बहुत ज़्यादा एरर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेफर मेथड भी होता है, क्योंकि एग्जाम सिनेरियो में आपके बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और कई बार डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने इधर उधर कर दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। देयरफॉर अज्यूम्ड मीन मेथड इज अ सेफर मेथड फॉर कैलकुलेशंस। तो फाइनल एवरेज देखो आ गया 35.1। अब देखो कितने हैं 35.1 के ऊपर और कितने नीचे हैं। 35.1 के ऊपर कितने हैं, एक 38 हो गया ऊपर, 43 हो गया ऊपर, 50 हो गया ऊपर। तो ऊपर कितने हैं, ओके। सो बेसिकली आपका अबव द एवरेज वाला है 3 और बिलो द एवरेज वाला है 5। तो आंसर हो जाएगा 3:5। कितने लोगों को समझ में आया। तो आपके जो पहले लेवल के बूस्टर्स होते हैं, जो आप सबसे पहले सॉल्व करते हैं लिटमस के अंदर, वो आपको फाउंडेशंस को टेस्ट करने का मौका देते हैं और वैरायटीज को, सब वैरायटीज को बेसिक समझने का मौका भी देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन अच्छे से किया, तो आपको डीआई और एलआर के पहले लेवल बूस्टर्स करने में आपको थोड़ी आसानी जरूर होगी, और आपको बेटर कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, बेटर स्पीड मिलेगा। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको फर्स्ट लेवल बूस्टर में मिलते हैं। फर्स्ट लेवल बूस्टर का काम है इंसान को थोड़ा सा मोटिवेशन देना, उसको ऐसा नहीं कि पहले बारी में मार डालो। ठीक है, वो बेचारा डीआईएलआर सीखने है, उसको पहले ही मार दिया। तो पहले बेसिक से करो, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें। फिर आप जब जाओगे बूस्टर 2 बूस्टर 3, जहाँ पे 1.5 लेवल के सेट्स हैं, तो थोड़ा सा आप एमोनिशन लेके जाते हो, है ना, कह रहे मैं भी कुछ सीख के आया हूँ भाई, ऐसा मजाक नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं, कंफर्म करो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। इज एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस और नॉट। सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, कंफर्म कर दो एक बार फटाफट। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। एक और आपको सेट दिखाता हूँ, और एक लेट मी शो यू अनदर बेसिक सेट, मतलब बेसिक लेवल के सेट्स किस टाइप के होते हैं। एक और सेट आपको दिखाता हूँ जरा, क्विकली क्विकली। ठीक है, लेट अस ऑल, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस ट्राई दिस। अब ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें समझ में आएंगी। सब लोग सिर्फ 1 मिनट लो और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। ये आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस ऑल ट्राई दिस। ठीक है, ये टेबल बेस्ड है। ये वाला आपका बार ग्राफ था। अब ये लेवल 1 क्यों है, लेवल 1 इसलिए क्योंकि कैट में आएगा ही नहीं। कैट में आपको सिंपल बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं देखने मिलते हैं, या तो आपको कम। बार ग्राफ में कौन से वैरायटीज हैं, कितने लोगों को पता है, कोई बता सकता है। बार ग्राफ के वैरायटीज बताओ। जितने लोगों ने पहले शुरू किया हुआ है, आई एम प्रिटी श्योर वो लोग बता पाएंगे। एनीबडी हु वुड वांट टू टेल अस, भाई बार ग्राफ के वैरायटीज बताओ। कंपोजिट ठीक है, एकदम सही है। स्टैक्ड ठीक है, और बताओ। कंपोजिट हो गया, स्टैक्ड हो गया, और बताओ। सिंपल बार ग्राफ तो यही हो गया, सिंपल बार ग्राफ हो गया, तुम्हारा कंपोजिट बार ग्राफ हो गया, उसके अलावा तुम्हारा स्टैक्ड बार ग्राफ हो गया। देवांशु एकदम सही है, डिविएशन ग्राफ। डिविएशन ग्राफ सब लोगों को याद है कि नहीं, कंफर्म करो। डिविएशन ग्राफ एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी हो गया। और बताओ। ठीक है, डिविएशन बार ग्राफ हो गया, और बताओ।
ठीक है, सारे वैरायटीज को एकदम पक्के से करो। अगर तुम्हें सारे वैरायटीज बिल्कुल तुम्हारे एकदम ऐसे उंगलियों पे है ना, फिंगर टिप्स पे, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारे वैरायटीज क्लियर है। अदरवाइज तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। क्लियर है। हिस्टोग्राम्स हैं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल थोड़ा अलग। हिस्टोग्राम आपके अलग अलग वैरायटीज के अंदर अलग अलग टाइप्स में भी आ जाता है, बिकॉज हम फॉर एग्जांपल बार ग्राफ को अलग से देख रहे हैं, लाइन ग्राफ को अलग से देख रहे हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ के अंदर उसके बाद अच्छा फॉर एग्जांपल आपके स्कैटर प्लॉट्स को अलग से देख रहे हैं, है ना। तो अब ये तीनों इफेक्टिवली सिमिलर डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लाइन ग्राफ, तुम्हारा स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम। ठीक है। लेकिन अ, तुम्हें फॉर एग्जांपल लेट्स से उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बदल जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स थोड़े से बदल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। सब वैरायटीज को बहुत अच्छे से समझो। एक बार सब लोग फटाफट 1 मिनट लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं। एक और मजेदार सवाल है, ठीक है, लेट अस ऑल ट्राई दिस। बट बिफोर वी एक्चुअली गेट इन, आर वी ऑल एब्सोल्युटली क्लियर, एवरीबडी हु स्टार्टिंग, आर वी क्लियर एज टू हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? एक बार कंफर्म करो फटाफट चैट में। ठीक है, अभी एब्सोल्युटली क्लियर एज टू हाउ आर वी गोइंग टू मूव अहेड, हाउ आर वी गोइंग टू गो, इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? बताओ भाई, सो गए क्या सब लोग? ठीक है, लास्ट ओवर है, भाग जा रहे हैं लोग कि यार सीएसके, अरे भाई कहाँ तो हाइलाइट्स देख लेना, इतना टेंशन में क्यों हुआ? ठीक है, लेट अस ऑल ट्राई दिस।
ऑलराइट, एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हम फाउंडेशंस में समझते हैं विच इज नोन एज रेशियोज, है ना। और रेशियोज एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपने रेशियोज अच्छे से करा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फाउंडेशन के अंदर रेशियोज को बहुत अच्छे से कर लेना। वो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में या तो आपको हेल्प करेगा या हिंडर करेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला चाहिए। आओ देखें, लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट दिस। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस। आओ देखते हैं। ऑल राइट, अब देखो इस वाले के अंदर एक बड़ा ही अमेजिंग एलिमेंट है। ठीक है, वी कैन से दैट लार्जेस्ट बैंक्स ऑन बेसिस ऑफ असेट्स आर प्रेजेंट इन लार्जेस्ट बैंक्स। अभी बैंक की यहाँ पे बात चल रही है। लेट अस ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द डेटा फर्स्ट। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई डेटा को हम कैसे, हाउ कैन वी पुट द डेटा इनटू पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास एक टेबल यहाँ पे है, दूसरा टेबल यहाँ पे है। दोनों टेबल्स को पहले लिंक करते हैं। कैसे लिंक होगा, यहाँ पे कंट्रीज दिए हुए हैं, एसेट्स इन यूएस डॉलर मिलियंस, यहाँ पे आपके एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स। अब ये एसेट्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग टू बैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 29 बैंक्स हैं और ये उनके एसेट्स हैं। बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, एनी आइडियाज दोस्तों? काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये तो आपको पता होगा या आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, एनी आइडियाज? बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले एसेट्स क्या होते हैं? आई एम श्योर तुमने थोड़ा बहुत बेसिक अगर कॉमर्स पढ़ा है, कोई बताएगा व्हाट आर एसेट्स? कुछ लोग बोल रहे हैं इन्वेंट्री, अरे खाली इन्वेंट्री थोड़ी होता है, एसेट का डेफिनेशन बताओ। ओके, सायन बोल रहा है व्हाट मेक्स मनी। ठीक है, मनी तो मेरे बगल वाला किराने दुकान वाला भी करता है, तो वो एसेट है, वो पैसा बना ही रहा है। सो बेसिकली assets are those elements that give you future cash flows। ठीक है, जो भी आपको फ्यूचर कैश फ्लो देता है वो आपका एसेट है। एसेट क्या है? जो फ्यूचर कैश फ्लोज दे। ओके, है ना। तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो देता है वो क्या होता है, एसेट होता है। सबको समझ में आया? क्लियर है, वेरी गुड। है ना, प्रॉपर्टी और पोजेशन ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज माइनस नॉट नेसेसरली बिजनेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस का ही हो, इंडिविजुअल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी सबसे पहले एसेट्स। नाउ व्हाट आर एसेट्स इन केस ऑफ अ बैंक? बैंक एक्चुअली पैसा कैसे कमाता है, एनी आइडियाज? बैंक कैसे पैसा कमाता है, बताओ भाई। ठीक है, इंटरव्यूज में तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस वो पूछेंगे तो आप तो एकदम मतलब निरस्त्र भाव हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्सपेलियामस। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बैंक्स के लिए एसेट्स क्या होते हैं, जो उन्होंने लोन दिए हुए हैं, करेक्ट। बैंक क्या करता है, लोन देता है ना। जो लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपका इंपॉर्टेंट इनकम होता है। ठीक है, डिपॉजिट्स पे तो इनको देना पड़ता है लेकिन लोन पे ये ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है ना, ये जो आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है इसको इंटरेस्ट मार्जिन बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, इंटरेस्ट मार्जिन। जब इसको हम फॉर एग्जांपल ओवरऑल नेट ऑफ कर लेते हैं उसको बोलते हैं निम। जो बैंकिंग डोमेन से है वो जानेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जब आप जाते हो इन कॉलेजेस लाइक कितने, कुछ आपके बैंकिंग वाले कॉलेजेस भी शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ बैंकिंग कॉलेजेस गेनिंग प्रोमिनेंस इन द कंट्री। कितने लोग जानते हैं बैंकिंग वाले कॉलेजेस के बारे में? फटाफट बताओ। एनआईबीएम का नाम आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड ऑफ एनआईबीएम? एनआईबीएम अगेन इज अ कॉलेज जहाँ पे आपको बैंकिंग के बारे में सिखाया, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ही पढ़ते हो। मेनली आपकी पूरी 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 पढ़ाई जो होती है वो आपका इसी चीज के ऊपर चलता रहता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे होगा, कैसे मैनेज करते हैं, एनपीएस कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें। अब देखो, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम, तो लोन हो गया, और कैसे कमाता है पैसा बैंक? ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है बट ऐसे ही कॉमन सेंस के लिए बता दो। और कैसे कमाता है बैंक, और बैंक के और क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है? एक तो तुम्हारे इंटरेस्ट इनकम हो गया, ठीक है, वो एकदम सही है। और बताओ, बताओ भाई, दिमाग लगाओ, तुम्हारा काम है दिमाग लगाना। तुम मैनेजर बन जाएगा और दिमाग नहीं लगाएगा तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, ईएमआई भी कनक इंटरेस्ट इनकम ही है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ठीक है, छोटा मोटा चार्ज हो गया। और बताओ, ठीक है, और बताओ, और बताओ। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। सिक्योरिटीज वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। और बताओ,
और कैसे पैसे कमाता है। ठीक है, हो गया इन्वेस्टमेंट्स में, और बताओ। अरे लॉकर, लॉकर। ठीक है, लॉकर चार्ज। ठीक है, बहुत दिमाग लगा के लॉकर चार्ज बता दिया, चलो बहुत बढ़िया। और बताओ। स्टॉक मार्केट सब कुछ कुछ सब कौशल इन्वेस्टमेंट में आ गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ये वो। ये बैंक क्यों बैंक। ठीक है, बैंक का भी म्यूचुअल फंड विंग होता है, ठीक है ना, एसबीआई का म्यूचुअल फंड विंग है। ठीक है, सारे बैंक्स का होता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है आपकी, एडवाइजरी। सुना है? एडवाइजरी। जो बैंक होती है, जो बैंक्स होते हैं वो एडवाइजरी भी करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आप बैंक के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरा ये प्लान है। तो बैंक जो है वो तुम्हें सिर्फ लोन नहीं देगा, तुमको एडवाइजरी भी देता है कि सर आप इसको ऐसे 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 करके कर सकते हैं। हमारी एक टीम आपको, और बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमारी टीम आपको इसके ऊपर असिस्ट करेगी। उस केस में वो एडवाइजरी भी चार्ज करते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें तुम्हारा अगर मान लो रियल एस्टेट का जैसे है, तो उसमें जैसे लोढ़ा का हो गया, डीएलएफ का हो गया, उसमें बैंक वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। है ना, कि फिर कई बार क्या करते हैं बैंक्स जो हैं, वो तुम्हारे सिंडिकेशन में लोन देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि चार चार बैंक्स का, पांच बैंक्स का ग्रुप बना के लोन दे रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एनी आइडियाज? ताकि अगर ताकि अगर बर्बाद हो तो बर्बाद हो, तो ऐसा ना हो कि आरबीआई उस बैंक को उड़ा दे। ठीक है, ताकि लूटे तो सब बर्बाद हो, सब फंसेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग बचपन में अकेले बंक नहीं करते थे ना, मास बंक करते थे। कितने लोगों ने यहाँ पे मास बंक किया है कभी? हाँ, बचपन में हम लोग करते थे मास बंक। अकेले बंक करेगा तो फिर तो तुम्हारे खैर नहीं। लेकिन मास बंक करेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे ही होता है सिंडिकेशन में, ऐसे बैंक्स देते हैं। चलो, एनीवेज अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये तुम्हारे टोटल असेट्स हो गए, और कितने बैंक्स है वो भी पता है। ठीक है, क्लियर है? अरित्रा बोल रहा है, कैन अ बैंक बी ब्रॉट बाय अ पर्सन? अच्छा, यू मीन बॉट बाय अ पर्सन? यस, व्हाई नॉट। क्यों भाई, क्यों नहीं? एक इंसान खरीद सकता है, उतने पैसे होने चाहिए, और वो सामने वाला बेचने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। बिल्कुल खरीद सकते हो। ठीक है ना, दिवांशु बोल रहा है ब्रूस वेन। ठीक है, चलो गॉथम सिटी से वापस आते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है वी कैन से दैट द लार्जेस्ट बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स आर प्रेजेंट इन। तो लार्जेस्ट बैंक्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो अपने को यहाँ पे पता करना है। कैसे होगा? आपको लार्जेस्ट बैंक क्या होगा? लार्जेस्ट बैंक वो होगा जहां पे आपका असेट्स ज्यादा होंगे पर बैंक। यस नो बोल फटाफट चैट में। अगर मेरे को एक बात बताओ, मान ले फॉर एग्जांपल एक कंट्री है ए, उसके अंदर 10 बैंक्स हैं और टोटल एसेट है 1,000 करोड़। एक और कंट्री है बी, जहां पे 2 बैंक्स हैं और टोटल एसेट्स हैं 500 करोड़। बताओ कहाँ पे बिगर बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स कहाँ पे हैं? पहले वाले कंट्री में 10 बैंक है और 1,000 करोड़ का एसेट है। दूसरे वाले में 2 ही बैंक है और 500 करोड़ का एसेट है। तो कहाँ पे बड़े बैंक्स हैं? बड़े बैंक्स आपके होंगे बी में, बिकॉज एवरेज एसेट पर बैंक आपका ज्यादा है। ठीक है ना, क्लियर है? तो 1,000 करोड़, यहाँ पे 10 है तो 100 करोड़ हो जाएगा। और ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 2, 250 करोड़। है ना, अरित्रा ने कोई मीम देखा है। अरित्रा ने एक मीम देखा कि भाई फॉर एग्जांपल क्या करो, कि एक घर खरीद लो पहले। घर खरीदने के बाद जिस बैंक से घर लिया है लोन पे, ठीक है, उसी बैंक से पैसा लेके उसी बैंक को खरीद डालो। यही वाला मीम देखे हो ना? बहुत ज्यादा मीम देखते हो हैं। ठीक है, उसी बैंक से मीम लेके, मतलब उसी बैंक से पैसे लेके उसी बैंक को खरीद डालो। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी वो बैंक तुम्हारा जो लोन है वो माफ नहीं कर सकता है। ये कितने लोगों को समझ में आया? फिर भी वो लोन तुम्हारा माफ नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कंपनी एंड इंडिविजुअल आर सेपरेट एंटिटीज। कितने लोगों को पता है इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? समझ में आया? तो जो पढ़ रहे हो ना, प्रॉपरली पढ़ो। ठीक है, नहीं तो फंसेगा इंटरव्यू में जाके। अब आगे चलते हैं। तो देखो, ये 100 करोड़ हो गया, ये 250 करोड़ हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ
कितने लोगों को पता है जरूर चैट में बताना। ठीक है। आई एम इंदौर में, आई एम इंदौर का जो कैंपस है, ठीक है, उसके अंदर एक बहुत ही, बहुत बहुत अलग लेवल पुराना एक शिवा टेम्पल है, लगभग लगभग 400-500 करोड़, 400-500 साल पुराना शिवा टेम्पल है। एनीबडी नोज अबाउट दिस? किसी को पता है? ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 400-500 साल पुराना एक शिवा टेम्पल है आई एम इंदौर के अंदर। अब कमाल की बात यह है कि बहुत सारे जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आई एम इंदौर के अंदर आते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है। काफी एपिक सीन होता होगा ना, मतलब लोग आ रहे एकदम एक और अ, आपका जो शिवरात्रि वाला टाइम होता है, शिवरात्रि वाले टाइम पे लगभग लगभग 40-50 हजार लोग आ जाते हैं। बिकॉज ये एक्चुअली बहुत टाइम से वहां पे है। ठीक है। ऐसे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि आई एम इंदौर का जो वहाँ पे कैंपस है, पहले वहाँ पे मेंटल असाइलम हुआ करता था। ठीक है। समबडी वाज जोकिंग एंड एवरीथिंग कि भाई अभी भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है। तो पहले वहाँ पे मेंटल असाइलम था। और खतरनाक है ना कहानी। ये कहानी मैं तुम्हें कभी बाद में सुनाऊंगा, बट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि मेंटल असाइलम था पहले वहां पे। और एक मंदिर था, जो मंदिर था वो मेंटल असाइलम से भी पहले बना था। फिर मेंटल असाइलम वहां से हट जाता है ड्रामेटिकली और आयम इंदौर वहां पे आ जाता है। पर मंदिर अभी भी वहीं पे है। और ऑलमोस्ट फॉर एग्जाम्पल 400-500 साल पुराना मंदिर है। और अभी भी तुम्हारे शिवरात्रि वाले टाइम पे 40-50 हजार लोग वहां जाते हैं। जिस दिन 40-50 हजार लोग वहां पे जाते हैं, वहां उस दिन आई एम इंदौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरली थोड़ा सा कॉर्नर करके रखा जाता है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। खतरनाक रहता है। उस दिन का माहौल एपिक होता है आई एम इंदौर के अंदर। ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं बी स्कूल के, कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स भी मैं आपको ड्यूरिंग द सीजन बताता रहूंगा। तो बड़ा मजा आएगा। चलो आगे चलते हैं। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। तो अब इस वाले के अंदर क्या चल रहा है देखो। बोल रहा है कि सबसे ज्यादा बड़े बैंक्स कहाँ पे हैं। तो आपको हमें करना क्या है, एसेट पर बैंक हमें देखना है। तो अब चाइना बोल रहा है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि आखिरी के 3-3 डिजिट्स को छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसिक्वेंशियल तो है नहीं। तो उसको लेके कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो चाइना में जो नंबर है वो है 1584 टोटल एसेट्स, और टोटल बैंक कितना है 25। तो एसेट पर बैंक, एवरेज एसेट पर बैंक हो जाएगा 1584/25। सिमिलरली देखो जापान में कितना है, 6567 डिवाइडेड बाई 175। सिमिलरली साउथ कोरिया में देखो 532 डिवाइडेड बाई 25। सिमिलरली ताइवान के अंदर आपका 516 डिवाइडेड बाई 35। और हांगकांग में यहाँ पे है 278 डिवाइडेड बाई 29। अब देख लो यहाँ पे ये नंबर किसमें सबसे बड़ा है। देखो भाई, चाइना के कंपैरिजन में देखो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो हांगकांग तो ऑब्वियसली छोटा नंबर है। चाइना के कंपैरिजन में जापान का नंबर न्यूमरेटर लगभग लगभग 4 टाइम्स हो रहा है और डिनोमिनेटर लगभग लगभग 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो डिनोमिनेटर तेजी से भाग गया और न्यूमरेटर धीरे धीरे बढ़ा, तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जापान भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखो चाइना और साउथ कोरिया के केस में, तो अगर साउथ कोरिया और ताइवान को कंपेयर करें तो न्यूमरेटर कम हो जा रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है। तो ताइवान जो साउथ कोरिया से भी छोटा है। और चाइना और साउथ कोरिया के केस में देखो न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है और डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नंबर छोटा हो गया, तो साउथ कोरिया भी कैंसिल हो गया। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशियो कंपैरिजन। रेशियो कंपैरिजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है कैट के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू अवॉइड ब्लड बाथ। ठीक है। बिकॉज तुम ब्लड बाथ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे को भी इंजरी तो होगी ही। ठीक है। यू विल ऑल्सो हैव इंजरीज, तुम्हारा भी टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा। अगर तुम, इफ यू कैन अवॉइड बैटल्स, यू शुड अवॉइड बैटल्स। तो अगर आपको कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो तो कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया, कंफर्म करो। तो रेशियो कंपैरिजन से अपने को पता चलता है कि आंसर क्या हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ है, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब आप फर्स्ट लेवल बूस्टर सॉल्व करें तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय अवॉइडिंग ब्लड बाथ। यू हैव टू अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। यू हैव टू अवॉइड कैलकुलेशन। जितना कैलकुलेशन अवॉइड करोगे उतना फास्टर तेरा सोल्यूशन होगा। अगर तुम कैलकुलेशंस में घुसेगा तो ऑब्वियसली तुम, टाइम तो तुम्हारा जाएगा ही। सो इफ यू कैन रियली यूज कि थोड़ा बहुत आप कंपैरिजन वगैरह करके आपका काम हो जाए,
यू शुड डू दैट। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन दैट इज देयर। ओके, इंडियाज जीडीपी इज हाउ मेनी टाइम्स द जीडीपी ऑफ सिंगापुर। इंडिया के केस पे बात कर रहे हैं और सिंगापुर के केस में बात कर रहे हैं। अब देखो, एसेट्स दिया हुआ है और एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया हुआ है। तो एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया के केस में 14% है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी हो जाएगी 162/0.14। अब ये तो तुम इतने प्यार से तभी बोल पाओगे जब तेरा परसेंटेजेस क्लियर है। जितने लोगों का परसेंटेजेस इतना बेसिक क्लियर है, एक बार चैट में यस लिख दो। और जितने लोगों को इस वाले में डाउट है वो नो लिख दो। ठीक है। अगर प्यार से ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ गई तो तेरा परसेंटेज एटलीस्ट एकदम बेसिक लेवल पे तो बना हुआ है। ठीक है। अगर तुम्हारा बेसिक लेवल पे नहीं भी बना हुआ है तो भी यू शुड नॉट से यस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है। प्रतिष्ठा में प्राण ना गंवाएं। ठीक है ना। ये ये बहुत पुराने टाइम से हम यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाने का है। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट सेव योर सेल्फ। ओके। रेस्पेक्ट बाद में बचाएंगे, पहले जान बचा लेते हैं। है ना, रेस्पेक्ट बाद में बचाएंगे। तो पहले जान बचाना जरूरी है। पहले आपको अगर डाउट है क्वेश्चंस के अंदर तो वो पूछ लो। ऐसा नहीं कि मेरे रेस्पेक्ट को आंच आ जाएगी, कुछ नहीं। ठीक है, मैक्सिमम लोग कि है ना, एक बार ऑनेस्टली सच्ची सच्ची बताओ, कितने लोग यहाँ पे घर जाने के बाद सोचते हैं कि यार यार ये कैसा आदमी है, इसने गलत आंसर बता दिया। सच्ची सच्ची बताना ऑनेस्टली। और आप फॉर एग्जांपल चैट में आप मुझे ओपन मैसेज कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी। हाउ मेनी यू ट्रूली थिंक कि यार एक इंसान है जिसने क्लास में गलत आंसर बता दिया था? कोई है इधर? एक बार फटाफट बता दो चैट के अंदर। कोई है तो इफ यू कैन टेल मी। आई एम प्रिटी श्योर लोगों के पास ऐसा नहीं है कि they are absolutely careless, but they all have every things going around in their own life, right? People have everybody after the class, after the sessions, उन्हें अपनी भी पढ़ाई करनी है। They have some people are going to work. Everybody has something of their own. So they are truly not thinking कि अरे यार इसने इतना सिली क्वेश्चन पूछ लिया। किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है ना, वेरी ऑनेस्टली। सो आस्क ऑल द सिली क्वेश्चंस दैट यू कैन, बट ओनली थिंग विच आई टेल यू इज दैट मेक श्योर दैट यू गेट योर सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, द ओनस इज ऑल्सो ऑन यू टू मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर सिंगापुर के केस में देखें तो जो नंबर है वो क्या है, 129/1.84। क्यों? क्योंकि एसेट जो है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 184% है। एसेट is 184% of GDP. So asset is 184/100 of GDP। ऑफ की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 1.84 आ जाएगा। तो एसेट आपका 1.84 टाइम्स जीडीपी है। तो जीडीपी हो जाएगा एसेट डिवाइडेड बाई 1.84। ये देखो, सबको समझ में आया? पूर्वी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। तुम्हारे मुझे मुझे बहुत सारे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मेरे को भी लग गया था कि कुछ ना कोई तो इधर होगा जो बता नहीं रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है इस बात में। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, तुम डाउट तो नहीं बता रहे हो, एटलीस्ट यही बता दो कि समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी। देखो, तो ये हमने कर लिया। अब अपने को ये देखना है कि भाई ये कितना कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कंपैरिजन बन रहा है, बोलो इंडिया का जीडीपी सिंगापुर के जीडीपी का कितना टाइम्स है। ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पे लगभग लगभग 130 है, यहाँ पे 160 है। कितना टाइम्स है यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 1.2 टाइम्स है। यस नो बोल फटाफट चैट में। 130 का 20% होता है 26, तो 130 में 26 ऐड करोगे तो 156 हो जाएगा। वहां पे 162 है, मतलब 20% से हल्का सा ज्यादा है, बट ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20% ज्यादा है। तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे कितना का मल्टीपल आ रहा है? अगर हम 14 से मल्टीप्लीकेशन देखें तो 14 से 1 टाइम्स 14 होता है, तो लगभग लगभग यहाँ पे तुम्हारा 13 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करें तो 1/13 टाइम्स होगा। कंफर्म कर दो एक बार फटाफट चैट में। तो न्यूमरेटर में आपका मल्टीपल बन रहा है 1.2 का, और डिनोमिनेटर में मल्टीपल बन रहा है 1/13 का। ओवरऑल में बन रहा है 1.2 इंटू 13 का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15.6। अब क्योंकि ये नंबर ऑब्वियसली 0.2 से ज्यादा है, तो ये नंबर आपका 16 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और द क्लोजेस्ट दैट द आंसर कैन गेट इज मोर देन 16 टाइम्स। कितने लोगों को समझ में आया? कंफर्म कर दो। एक और अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमने
ब्लड बाथ को अवॉइड किया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाएंगे, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन हम करें, ये कैलकुलेशन हम करें, फिर हम कंपेयर करें, इसमें इंसान मर भी सकता है, ठीक है ना। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ना, तो इस टाइप के खतरे ना मोल लें, बेसिक कंपैरिजन से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। इज द कंपैरिजन क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो यहां भी हमने सीधा कंपैरिजन ही किया है, हमने सॉल्व नहीं किया है दोनों रेशियोज को। वी हैवंट सॉल्व दोज रेशियोज, व्हाट वी हैव एक्चुअली डन इज वी जस्ट seen the comparison and we have gone ahead. Is this part clear to everybody or not? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। दिस इसी टाइप की बेसिक चीजें आपको करनी है डीआई और एलआर के फर्स्ट लेवल बूस्टर्स में। तो जितने लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके डैशबोर्ड पे आपको डीआई और एलआर के फर्स्ट लेवल बूस्टर्स मिलेंगे, उनको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई एम होपिंग दैट वी हैव सेट द राइट फर्स्ट फुट इन टर्म्स ऑफ डीआईएलआर एंड गेटिंग स्टार्टेड विद डीआईएलआर। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। क्लियर? यहां तक एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। Perfect. All right. So everybody who's just getting started, get started. Start with the first सेशंस। आपके फर्स्ट जो आपके डीआई और एलआर के फर्स्ट लेवल बूस्टर्स हैं, वहां से चालू करो, फाउंडेशन अच्छे से करो, एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट सेशन वेर इन गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ आपका एलआर। तो थोड़ा सा एलआर ओरिएंटेड हम सेशन करेंगे। जो अपना नेक्स्ट कल वाला जो सेशन होगा, जो नेक्स्ट सेशन अपना होगा, उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव एलआर ओरिएंटेशन। ओके, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। क्लियर है? एक बार सब लोग फटाफट चैट में कंफर्म करो। आज वाले सेशन के अंदर कहीं पे भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछो। ओके, सो आई थिंक नो डाउट्स, तो फिर हम चलते हैं दोस्तों। ओके, सो आई थिंक नो डाउट्स है तो बहुत बढ़िया है, फिर मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ सेशन करके। इट वाज एपिक फन। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया लेके अलग अलग बी स्कूल्स के मैं आता रहूंगा, और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, लेसन्स के साथ। I'm hoping that you're absolutely clear with the session. Make sure that with every session you are absolutely clear. God bless, guys. Take care. See you all then, and bye bye.